बिहार में एनकाउंटर को लेकर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति गर्म है। क्या हमने ये तय कर लिया है कि अब हमें जजों की जरूरत नहीं है? क्या हमने ये मान लिया है कि जो काम संविधान के अनुच्छेद 21 को करना चाहिए था वो अब 9 mm की गोली कर दिया करेगी? बिहार के तमाम जिलों से जो खबरें आ रही है वे सिर्फ अपराधियों के मरने की खबरें नहीं है, वे उस प्रक्रिया के मरने की भी खबर है जिसे हम और आप कानून का राज कहते हैं। अपराधियों पर माला चढ़ा दीजिए वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद नए तरह की चर्चाएं बिहार में तेज हो गई है। सुशासन और पुलिसिया राज शब्द पर सियासी बहस लगातार जारी है। आज हम इसी पूरे मामले का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। एक बात जान लीजिए कि अगर हम इस त्वरित न्याय पर तालियां बजाते रहेंगे तो यकीन मानिए हम उस न्याय व्यवस्था की कब्र खोद रहे हैं जिसके लिए सदियों तक संघर्ष किया गया। दुर्दांत अपराधियों को कानून के जरिए मिट्टी में मिलाना निश्चित तौर पर बहादुरी है, लेकिन कब्जे में लेकर मार देना कायरता है और सही मायने में ये कानून की हत्या भी है। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने का दावा करने वाली सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वो एक नया वर्दी वाला जंगल राज पैदा कर रही है। याद रखिए, जब व्यवस्था जज, जूरी और जल्लाद खुद बन जाती है तो अंत में लोकतंत्र की ही बलि चढ़ती है। हाल ही में भागलपुर के सुल्तानगंज में एक मामला आया रामधनी यादव का। यह सच है कि रामधनी एक दुर्दांत अपराधी था, उस पर एक सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप था, लेकिन उसकी मौत जिस तरह से एनकाउंटर के टैग के साथ हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। परिवार कहता है उसने सरेंडर किया, पुलिस कहती है उसने हमला कर भागने की कोशिश की। रामधनी तो सिर्फ एक संदर्भ है, एक उदाहरण है उस व्यवस्था का जो अब शॉर्टकट इंसाफ की आदी होती जा रही है। आज के इस विश्लेषण में हम उन कानूनी बारीकियों पर भी बात करेंगे जिन्हें खुली छूट के शोर में दबा दिया गया है। बिहार के गृह विभाग और पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में अपराध कम हुए हैं। हत्या और दंगों के मामले में 8 से 21% की गिरावट आई है, लेकिन डाटा यह भी कहता है कि इस दौरान बिहार में सरकारी गोलियों की आवाज तेज हुई है। 2024 में एसटीएफ द्वारा की गई मुठभेड़ों की संख्या मात्र 8 थी। 2025 में यह बढ़कर 30 हो गई। 275% का यह उछाल आखिर क्या बताता है? क्या बिहार के अपराधी अचानक ज्यादा हिंसक हो गए या पुलिस ने अदालत की लंबी प्रक्रिया से बचने का कोई नया और नायाब रास्ता खोज लिया? जब सत्ता कहती है कि पुलिस को खुली छूट है तो वो असल में कानून की उन जंजीरों को तोड़ रही होती है जो एक सभ्य समाज और कबीले के बीच अंतर पैदा करती है। चलिए थोड़ा कानूनी पहलुओं को भी समझ लेते हैं। 1 जुलाई 2024 से नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू है। इसकी धारा 34 से 44 आत्मरक्षा की बात करती है। सरकार और उसके पैरोकार अक्सर धारा 38 का हवाला देते हैं कि जान का खतरा हो तो जान ले सकते हैं। सही भी है, लेकिन वे धारा 37 को क्यों भूल जाते हैं? धारा 37 स्पष्ट कहती है आत्मरक्षा का अधिकार प्रतिशोधात्मक नहीं हो सकता। पुलिस का काम सुरक्षा करना है, सजा देना नहीं। सजा देने का काम अदालत का है। अदालतें तो बनी ही इसी काम के लिए है। कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, कहानी उन इंसानों की है जिनका कोई रसूख नहीं है। कटिहार के फलका थाने की वो तारीख याद कीजिए, अप्रैल 2026। 24 साल का राकेश कुमार यादव मोटरसाइकिल चोरी के संदेह में उठाया गया। जिसने शिकायत की उसने भी राकेश को नहीं पहचाना, फिर भी पुलिस ने उसे छोड़ा नहीं। और फिर हुआ क्या? राकेश की लाश मिली। पुलिस ने कहा आत्महत्या, परिवार ने कहा हत्या। क्या खुली छूट का मतलब यह है कि आप किसी को भी शक के आधार पर उठाएं और उसकी जिंदगी समाप्त कर दें? दूसरी तरफ मोतिहारी की घटना है जहां कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे जैसे अपराधी AK-47 लेकर घूम रहे थे। वहां हमारा जवान श्रीराम यादव शहीद हो गया। हम उस शहादत को नमन करते हैं, लेकिन दिक्कत यही है मोतिहारी की उस असली मुठभेड़ की आड़ में कटिहार जैसे सरकारी कत्ल को छिपा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के एक मामले देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश
और बाद में 2014 में PUCL बनाम महाराष्ट्र में साफ कहा था कि पुलिस के पास अपराधियों को ठोक देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्या बिहार में मुठभेड़ के बाद हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट सार्वजनिक होती है? सुल्तानगंज मामले में परिजनों के आरोप को देखते हुए क्या सरकार आदेश देगी कि पुलिस की भूमिका की जांच की जाएगी? पुलिस वाले दोषी हुए तो कठोर दंड दिया जाएगा? कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ नजर भी आना चाहिए। रामधनी जैसे दुर्दांत अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना कानून की जीत होती, लेकिन अगर परिजनों का आरोप सही है तो उसे थाने के पीछे न्यूट्रलाइज कर देना तो कानून की हार ही मानी जाएगी। खुली छूट सिर्फ सड़कों पर नहीं मिली है। नए कानून की धारा 187 ने पुलिस को पहले से किस्तों में रिमांड लेने की शक्ति बढ़ा दी है। मतलब अब पुलिस के पास अपराधी को तोड़ने के लिए पर्याप्त कानूनी समय है। फिर भी सड़कों पर या थाने के पीछे गोलियां चल जाया करे या इस तरह के आरोप लगें तो ये क्या है? बिहार में अब अपराध का स्वरूप बदल रहा है। सीतामढ़ी के रंजन पाठक जैसे अपराधी का सिग्मा गैंग याद है आपको? रंजन सोशल मीडिया पर अपराध को ग्लोरीफाई कर रहा था। वह सुपारी किलर था, मारा गया। सोशल मीडिया पर न्याय बेचने का धंधा कर रहा था। अपराध का ये नया ब्रांड दरअसल पुलिसिया तंत्र की विफलता का ही नतीजा है। जब अपराधी खुद को इंसाफ करने वाला बताने लगे और पुलिस भी अपराधी की शैली में इनकाउंटर करने लगे तो फर्क बचा कहां? भागलपुर की घटना हो या कटिहार में हिरासत में मौत का मामला, ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं, जवाबदेही की कमी। जब पुलिस को पता होता है कि उन्हें ऊपर से संरक्षण प्राप्त है तो वे न केवल अपराधियों को सबक सिखाते हैं बल्कि वे खुद भी उगाही और माफिया के खेल में खुलकर संलिप्त हो जाते हैं। बिहार में तमाम पुलिस वालों के यहाँ छापे में अकूत संपत्ति का मिलना और निलंबन अपराधी और माफिया के साथ पुलिस के भ्रष्ट गठजोड़ का ही प्रमाण तो है। अंत में एक सवाल, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंस्टेंट न्याय को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा? याद रखिए, त्वरित न्याय अक्सर अन्याय का दूसरा नाम होता है। बिहार को बंदूक राज की नहीं, कानून के राज की जरूरत है, क्योंकि गोलियां जब चलती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला अपराधी है या कोई बेगुनाह नागरिक। क्या अपराधी या बेगुनाह होने की लाइन पुलिस खुद तय कर लेगी? सोचिएगा जरूर। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है और आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।